ठीक। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप तुम सॉरी वार पॉइंट खुश पॉइंट असल पॉइंट। देखो, आज के वीडियो में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करेंगे। बहुत ही अच्छी तरह से हम इसको पढ़ेंगे। द टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा टॉपिक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट समझना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि इसके बाद जो टॉपिक आ रहा है गॉसेस लॉ। तो गॉसेस लॉ आपको तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत ही अच्छी तरह से समझ में नहीं आता। सो इन टुडेज वीडियो वी विल स्टडी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए हम पहले समझेंगे एरिया वेक्टर होता क्या है। सो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज एरिया वेक्टर। What is area vector? First we will understand what is area vector. देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी, सबको पता है एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है। एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी। एरिया इज स्केलर, एरिया स्केलर क्वांटिटी है। मगर फिजिक्स में कुछ प्रॉब्लम्स को, कुछ सिचुएशंस को इजी बनाने के लिए हम एरिया को कभी कभी ट्रीट करते हैं एज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसको हम एक डायरेक्शन भी असाइन करते हैं। तो अदरवाइज एरिया जो है, एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट किसी प्रॉब्लम को, किसी सिचुएशन को अच्छी तरह से सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एरिया को मानते हैं ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ट्रीट करते हैं लाइक वी ट्रीट वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है। तो इस बात को अच्छी तरह से समझने के लिए देखो, मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दूंगा। देखो, यहां पे सपोज यहां पे पानी बह रहा है, ये यहां पे वाटर फ्लो है, यहां पे पानी बह रहा है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में पानी बह रहा है। ठीक है, ये डायरेक्शन में पानी बह रहा है, ऐसे ऐसे इस डायरेक्शन में पानी बह रहा है। ठीक। अब यहां पे मैं एक रिंग, इस पानी में मैं एक रिंग रखता हूं, ऐसे ऐसे मैंने एक रिंग रखा। अब इस रिंग में से कितना पानी फ्लो करेगा, इस रिंग के अक्रॉस कितना पानी फ्लो करेगा, वो किस बात पे डिपेंड करेगा। देखो, ऐसे पानी बह रहा है, इसमें मैंने एक रिंग रखा, इस रिंग के अक्रॉस, इस रिंग के अक्रॉस कितना पानी बहेगा, कितना पानी फ्लो करेगा, वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। देखो, एक तो इस रिंग के अक्रॉस कितना पानी फ्लो करेगा, ये डिपेंड करेगा इस रिंग का एरिया कितना है, इसका एरिया कितना है। एक तो डिपेंड करेगा एरिया पे, इसका एरिया कितना है, इस रिंग का एरिया कितना है। दूसरा डिपेंड करेगा इस रिंग से कितना पानी बह रहा है। दूसरा इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि इस रिंग की ओरिएंटेशन क्या है, इस रिंग को मैं कैसे रखता हूं। अगर मैं इस रिंग को ऐसे परपेंडिकुलर रखूंगा तो इसमें से मैक्सिमम पानी क्रॉस करेगा। अगर मैं इसी रिंग को ऐसे लिटा दूं, बिल्कुल ऐसे कर दूं, पानी तो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, मैं इस रिंग को ऐसे रखता हूं तो इसके अक्रॉस कुछ पानी ही फ्लो नहीं करेगा। ठीक है। तो इसी रिंग को सपोज अगर मैं इस रिंग को, देखो, अगर मैं ये यहां तक मैं बनाऊंगा, देखो ये यहां तक ये ऐसे फ्लो कर रहा है वाटर, ऐसे फ्लो कर रहा है वाटर। अब इस रिंग को सपोज मैं ऐसे ऐसे टेढ़ा रख दूं, किसी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पे ऐसे रख दूं। ठीक है। तो यहां पे पानी फ्लो करेगा, मगर उतना नहीं फ्लो करेगा जितना यहां करेगा। तो इस रिंग में से कितना पानी फ्लो करेगा, एक तो ये डिपेंड करेगा कि इस रिंग का एरिया कितना है। दूसरा इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि इस रिंग की ओरिएंटेशन क्या है। अगर मैं इस रिंग को ऐसे बिल्कुल खड़ा कर दूं, मैक्सिमम पानी पेनिट्रेट करेगा। अगर इस रिंग को मैं थोड़ा सा ऐसे टिल्ट करूं तो इसमें से पानी कम फ्लो करेगा। अगर मैं इस रिंग को बिल्कुल ऐसे लिटा दूं तो कुछ पानी फ्लो ही नहीं करेगा। सो दैट मीन्स इस रिंग से कितना पानी फ्लो करेगा, एक तो एरिया पे डिपेंड करेगा, रिंग का एरिया कितना है, और दूसरा रिंग की डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ रिंग, डायरेक्शन ऑफ रिंग, या मैं लिखूं डायरेक्शन ऑफ एरिया। ये जो रिंग का एरिया है किस डायरेक्शन में मैं रखता हूं, और डायरेक्शन ऑफ एरिया, और डायरेक्शन ऑफ एरिया। तो यहां पे आपने देखा कि रिंग के अक्रॉस कितना पानी फ्लो कर रहा है, एक तो रिंग के एरिया पे डिपेंड करता है और इस एरिया की डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। तो यहां पे एरिया की जो डायरेक्शन है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशंस में हम एरिया को ट्रीट करते हैं एज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब अगर हमने एरिया को ट्रीट किया एज अ वेक्टर क्वांटिटी, हमने एरिया को ट्रीट किया एज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसको एक डायरेक्शन भी असाइन करनी होगी। तो डायरेक्शन हम कैसे असाइन करेंगे वो हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो,
नाउ डायरेक्शन हम कैसे असाइन करेंगे? डायरेक्शन ऑफ एरिया, डायरेक्शन ऑफ एरिया, इस एरिया को हम डायरेक्शन कैसे देंगे? देखो अब मैंने द पॉइंट इज क्लियर नाउ कि जो एरिया है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, कभी कभी हम इसको ट्रीट करते हैं एज अ वेक्टर क्वांटिटी टू मेक द सिचुएशंस, टू मेक द प्रॉब्लम सिंपल। अब एरिया को अगर हम ट्रीट करेंगे एज अ वेक्टर क्वांटिटी तो इसको डायरेक्शन कैसे असाइन करेंगे? डायरेक्शन हम इसको कैसे असाइन करेंगे? देखो यहाँ पे सपोज एक एरिया है, ये एक एरिया है, ठीक है, ये एक एरिया है, तो ये एक एरिया है, सपोज इसका एरिया है, ये एक प्लेन है, इसका एरिया है सपोज, ये एक शीट है, इसका एरिया है सपोज ए। तो अब इसको मुझे डायरेक्शन असाइन करनी है, तो मैं करूंगा क्या, मैं इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, ऐसे मैं एक नॉर्मल बनाऊंगा, ये तो यहाँ ये सपोज ये है एरिया, तो इसको मुझे डायरेक्शन असाइन करनी है, तो मैं क्या करूंगा, एक एरो मैं इस पे यहाँ पे ऐसे चिपकाऊंगा, ये एरो इस प्लेन के इस एरिया के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये जो एरो है ये इस एरिया की डायरेक्शन है। तो अब एरिया जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी बन गई, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड है ए, मैग्नीट्यूड इसका ए है, और इसका डायरेक्शन मुझे क्या डायरेक्शन कैसे दिखाता हूं मैं, इस एरो से, जो एरो इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह सपोज मेरे पास यहाँ पे मेरे पास एक ऐसे है एक एरिया, ऐसे एक प्लेन है, तो इसका एरिया सपोज ए है, तो इसको मुझे डायरेक्शन असाइन करनी है। तो डायरेक्शन मैं कैसे असाइन करूंगा, इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, जो इस पे आप परपेंडिकुलर जो एरो बनाओगे यही इस एरिया की डायरेक्शन है, ऐसे, ठीक है। अच्छा, तो इसको हम अब ये बन गया एरिया वेक्टर, तो इसको हम कहते हैं एरिया वेक्टर। अब इसको हम ऐसे दिखाएंगे जैसे हम जनरली दिखाते हैं वेक्टर्स को, इनके ऊपर हम एरिया वेक्टर, ये बन गया एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर के पास दोनों है, एरिया वेक्टर ए, एरिया वेक्टर के पास अब दोनों है, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन भी। एरिया वेक्टर ए जो है इसके पास अब मैग्नीट्यूड भी है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसका मैग्नीट्यूड है इज इक्वल टू ए, जितना इस शीट का एरिया है इसका मैग्नीट्यूड है ए। और डायरेक्शन क्या है इसकी, इस प्लेन पे इस एरिया पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, नॉर्मल ड्रॉप करो, जो वो नॉर्मल है वही इस एरिया की डायरेक्शन है। तो जो इसके पास डायरेक्शन भी आ गई, अब इसके पास अब आ गई डायरेक्शन भी। डायरेक्शन क्या है इसकी, नॉर्मल टू द एरिया, नॉर्मल टू द एरिया, ठीक। यहां तक आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है, कभी कभी हम एरिया को ट्रीट करते हैं एज अ वेक्टर क्वांटिटी टू मेक आवर प्रॉब्लम सिंपल, ठीक है। तो जब हम एरिया को ट्रीट करते हैं एज ए वेक्टर क्वांटिटी तो हम कहते हैं ये एक एरिया वेक्टर बन गया। एरिया वेक्टर के पास दोनों है, मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन भी। इसका मैग्नीट्यूड होता है बराबर सिंपली एरिया कितना है किसी सरफेस का, ठीक है। और डायरेक्शन इस जो एरिया होगा आपके पास उस पर एक नॉर्मल डालो, परपेंडिकुलर डालो, वही परपेंडिकुलर रिप्रेजेंट करेगा इसकी डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल है, यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है। क्वेश्चन अराइज ये होता है, ये जो एरिया है इस पे हमने नॉर्मल डाला इस डायरेक्शन में, तो ये हमने माना इसकी डायरेक्शन है। अब नॉर्मल हम इस डायरेक्शन में भी डाल सकते थे, ये भी तो डाल सकते थे, ये भी तो इसकी डायरेक्शन हम मान सकते थे। इसी तरह ये एरिया है, इस पे हमने क्या किया, देखो इस पे हमने इस डायरेक्शन में हमने इसकी डायरेक्शन मानी, तो हम इस डायरेक्शन में भी तो एरो बना सकते थे, इस डायरेक्शन में भी तो एरो बना सकते थे। अब ये लेना है कि ये लेना है, ये एरिया की डायरेक्शन लेनी है कि ये एरो हमें एरिया की डायरेक्शन लेनी है। देखो ये आपकी अपनी कन्वीनियंस है, जो आपकी मर्जी, चाहे आप ये एरिया की ये डायरेक्शन ले लो या ये आपकी कन्वीनियंस है, आप पे डिपेंड है, ठीक है। जो आपको कन्वीनियंट लगे वो ले लो। आप एरिया की डायरेक्शन ये भी मान सकते हो, ये भी मान सकते हो, कंडीशन इज परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। बस इसमें हमें इतना ध्यान रखना है कि जो हम सपोज मैंने इस एरिया की ये डायरेक्शन सिलेक्ट की, ये मैंने माना है कि ये इसकी डायरेक्शन है, तो उसके बाद मुझे ये चेंज नहीं करना है, मुझे माना है बस ये इसकी डायरेक्शन है। अब एक बार मैं ये डायरेक्शन लूंगा, फिर दूसरे स्टेप में ये लूंगा, नहीं वो नहीं चलेगा। एक बार आपने फिक्स कर दिया, देखो सपोज देखो ये एक सरफेस है, मैंने इसकी डायरेक्शन जो है वो ये सिलेक्ट कर दी, ये एरो जो है मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है। अब अगर ये ऐसे टर्न करेगा तो मुझे चेंज नहीं करना, एरो ऐसे घूमेगा, एरो ऐसे घूमेगा। सो एक बार मैंने नॉर्मल सिलेक्ट किया, जो मैं मानता हूं इस एरिया की डायरेक्शन है,
फिर उसी के साथ जाना है, ठीक है, वो चेंज नहीं करना है फिर, ठीक है। तो एरो ये नॉर्मल लेना है कि ये नॉर्मल लेना है, ये आपकी कन्वीनियंस है, आपकी मर्जी। मगर एक बार जब आपने सिलेक्ट किया नहीं मैं ये एरो मानूंगा इस एरिया की डायरेक्शन, तो फिर आपको इसी के साथ जाना है, चेंज नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, अब देखो अब हम देखेंगे अगर हमारे पास क्लोज्ड सर, ये तो एक प्लेन सरफेस का हमने देखा, एक प्लेन सरफेस को हम कैसे डायरेक्शन असाइन करते हैं। देखो अब सपोज, चलो यहाँ पे दूसरी स्लाइड ऐड करेंगे। अच्छा, अब अगर हमारे पास क्लोज्ड सरफेस है, हमारे पास है अब एक क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड सरफेस अस क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड सरफेस मींस यस बांधा तपोर आख डब आख कोई भी शेप का हो सकता है, ठीक है, क्लोज्ड सरफेस। अब हम क्लोज्ड सरफेस का देखेंगे कि हम डायरेक्शन को एरिया जो है उसकी जो डायरेक्शन है वो असाइन कैसे करते हैं। देखो क्लोज्ड एरिया में एक शेप में लेता हूं, सपोज ये ऐसे मैंने क्यूब बनाया, यहाँ पे ये मैंने एक क्यूब बनाया ऐसे, देखो 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 देखो, ये मैंने एक ऐसे एक क्यूब बनाया, तो ये मैंने एक ऐसे एक क्यूब बनाया, ये क्लोज्ड सरफेस है, ठीक है, ये एक क्लोज्ड सरफेस बन गई यहाँ पे, ठीक। अच्छा, तो ये क्यूब मैंने बनाया, ये क्लोज्ड एक डब्बा है, एक बांध आग डब चाहिए, ठीक है। आज अच्छी 6 फेसेस, इट हैज 6 फेसेस, सो इसमें 6 फेसेस है। तो अब क्योंकि इस पे 6 फेसेस है, 6 फेसेस को हमें अलग अलग डायरेक्शन असाइन करनी है, ठीक है। अच्छा, तो देखो ये फेस जो है, ये फेस यहाँ पे आप रूल ऑफ थंब क्या याद रखोगे, हमें आउटवर्ड नॉर्मल, जो आउटवर्ड नॉर्मल है वो हमें लेना है एरिया की डायरेक्शन। देखो इस फेस का जो आउटवर्ड नॉर्मल मींस इस डब्बे से जो बाहर आ रहा है ऐसे, ये आउटवर्ड नॉर्मल है। तो इस फेस का जो डायरेक्शन है वो ये है, इस फेस का एरिया सपोज ए है, इस फेस का एरिया ए है, तो इसकी डायरेक्शन हमें ये लेनी है, आउटवर्ड नॉर्मल, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह ये एरिया जो है बॉटम फेस, इसी तरह ये बॉटम फेस जो है इसका एरिया भी सपोज ए है, तो इसकी डायरेक्शन आप कैसे लोगे, इस पे ड्रॉप करो नॉर्मल बट आउटवर्ड्स, बाहर की ओर, अंदर की ओर नहीं लेना, अंदर की ओर नहीं, बाहर की ओर। तो इसी तरह अगर आपका ये टॉप फेस है, टॉप फेस को आपको असाइन करनी है डायरेक्शन, कैसे करोगे, ऊपर आउटवर्ड नॉर्मल। इसी तरह ये फेस जो है, ये फेस इस साइड वाला, तो आउटवर्ड नॉर्मल, ऐसे आउटवर्ड नॉर्मल, ठीक है। तो आप रूल ऑफ थंब क्लोज सरफेस के लिए क्या याद रखोगे, आपको एरिया की डायरेक्शन क्या लेनी है, आउटवर्ड नॉर्मल, वो नॉर्मल जो बाहर जा रहा होगा, अंदर की ओर नहीं, ठीक है। अच्छा, ये कन्वेंशन है, अडॉप्ट की गई। चलो, जो क्लोज्ड सरफेसेस है उनका जो एरो हम बनाएंगे, एरिया वेक्टर का एरो, वो हमेशा हम आउटवर्ड ही बनाएंगे, इनवर्ड नहीं बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहां पे अब एक कर्व्ड सरफेस है, ये एक डब्बा है, ये एक बंद सरफेस है, चारों तरफ बंद है, ठीक है, चारों तरफ बंद है। तो इस को जो है हम देखो, यहाँ पे एक क्यूब था, क्यूब तो सिंपल है, ठीक है, रेगुलर शेप, रेगुलर ज्योमेट्री है। तो यहाँ पे हमने सिंपली जो 6 फेसेस है, इनके फेसेस पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किए आउटवर्ड्स, तो वो बन गए इन फेसेस की डायरेक्शन। अच्छा, अब ये एक कर्व्ड, एक ऐसा टेढ़ा मेढ़ा एक क्लोज्ड सरफेस है, ठीक है। अच्छा, तो इसके एरिया वेक्टर, इसका जो एरिया वेक्टर है वो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे इस सरफेस, इस कर्व्ड सरफेस को हम कैसे डायरेक्शन असाइन करें, इसको कैसे डायरेक्शन असाइन करें। यहाँ पे थोड़ा सा मसला डिफिकल्ट हो जाता है, यहाँ पे तो सिंपल था, इस फेस को यहाँ, इस फेस को यहाँ, ऊपर वाले फेस को ऊपर, नीचे वाले फेस को नीचे, आगे के फेस को ऐसे, पीछे के फेस को ऐसे, सिंपल था। बट अब ये थोड़ा सा मसला डिफिकल्ट हो गया। अब कर्व्ड सरफेस में हम क्या करेंगे, देखो कर्व्ड सरफेस में क्या तरीका है, कर्व्ड सरफेस में हम इस कर्व्ड सरफेस को छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड करेंगे, ऐसे छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स में इसको डिवाइड करेंगे, छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स में इसको डिवाइड करेंगे, ऐसे छोटे एरिया एलिमेंट्स में मैंने इसको डिवाइड किया, ठीक। अब ये एरिया एलिमेंट्स जो है ये बहुत छोटे लेने हैं, ds स्मॉल एरिया, व्हाट इज ds इज स्मॉल एरिया एलिमेंट, ds इज very small area element, very small area element.
तो इस कर्व्ड सरफेस को हमें करना है डिवाइड इनटू स्मॉल 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 एरिया एलिमेंट्स, और ये एरिया एलिमेंट्स बहुत छोटे होने चाहिए। बहुत छोटे, हम क्यों इस पे जोर दे रहे हैं बहुत छोटे होने चाहिए, क्योंकि अगर ये देखो ये एरिया एलिमेंट जो है ये ds, ये छोटा एरिया का एक छोटा टुकड़ा, अगर ये हम छोटा लेते हैं, बहुत ही स्मॉल लेते हैं, तो देन वी कैन एज्यूम ये जो सरफेस है ये प्लेन है। तो इस सरफेस, इन छोटे छोटे सरफेसेस को प्लेन एज्यूम करने के लिए हम इनको बहुत ही छोटा लेते हैं, ds जिसको हम कहते हैं वेरी स्मॉल एलिमेंट। तो इस कर्व्ड सरफेस को हमने बहुत से छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड किया, छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड किया, इतने छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड किया सो दैट हर एक एरिया एलिमेंट जो है वो हम मान सकते हैं कि प्लेन है। ठीक है, देखो मैं आपको समझाऊंगा। अगर मैं बड़ा एरिया एलिमेंट लेता, सपोज मैं इतना एरिया एलिमेंट लेता, इतना एरिया लेता यहां से यहां तक, ये तो इसमें से कर्व दूर से ही दिखाई दे रहा है, ये तो कर्व, इसमें तो कर्व है। अब अगर मैं छोटे छोटे एलिमेंट्स देता हूं, छोटे छोटे एरिया एलिमेंट, ये अप्रोक्सीमेटली प्लेन बन जाता है। ठीक है, तो हमने इस कर्व्ड सरफेस को पहले क्या किया, छोटे छोटे स्मॉल एरिया एलिमेंट्स में हमने इसको डिवाइड किया। ये एक ds है, 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 सारे ये ds एलिमेंट्स में हमने इसको डिवाइड किया। ठीक, अब इस ds पे आउटवर्ड नॉर्मल ड्रॉ करो, ये बन गया ds, स्मॉल एरिया वेक्टर ds। अब ये एरिया एलिमेंट ले लो, इस पे आउटवर्ड नॉर्मल ड्रॉ करो, ये बन गया इसका ds। अब ये एरिया एलिमेंट है ds, इस पे आउटवर्ड नॉर्मल ड्रॉ करो, ये बन गया स्मॉल एरिया वेक्टर ds। इसी तरह बाकी सारे एरिया एलिमेंट्स पे हम ऐसे आउटवर्ड नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ऐसे। ये बन गया इसका एरिया वेक्टर, ये इसकी डायरेक्शन है, ये इस एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन है, ये इस एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन है, इस एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन है। ठीक है, तो ऐसे करके हम सारे एरिया एलिमेंट्स को डायरेक्शन दे सकते हैं। कैसे, उन पे बस आउटवर्ड नॉर्मल डालना है। ये कर्व्ड सरफेस थी, बिल्कुल एक कर्व्ड सरफेस थी, इसको हमने छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स में पहले डिवाइड किया। छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स में क्यों डिवाइड किया, सो दैट हर एक छोटा एरिया एलिमेंट हम ट्रीट कर सकते हैं एज अ प्लेन सरफेस। तो देन नेक्स्ट स्टेप इज उस हर एक, अब ये तो प्लेन, छोटी छोटी प्लेन सरफेस बन गई, इन पे आउटवर्ड नॉर्मल ड्रॉ करो, तो ये इनके छोटे छोटे एरिया वेक्टर्स बन गए। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट स्लाइड। ये था एरिया वेक्टर। ठीक है, अब हम आएंगे जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देखो अब हम आएंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, देखो यहां पे मैं एक लेता हूं एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे मैंने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, ये एक यूनिफॉर्म, ये जो एरोज है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है ये, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ठीक है, अच्छा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं एक सरफेस रखता हूं, ऐसे। सपोज मैंने कोई सरफेस ऐसे रखी इसमें, ठीक है, ये इसमें एक सरफेस है, ठीक, ये इसमें एक सरफेस है, ठीक। तो इस सरफेस को मैं ट्रीट करता हूं यहां पे एज एरिया, एज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो इस पे मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करूंगा, एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करूंगा इस पे, तो ये इसकी होगी डायरेक्शन। तो ये ये एरो जो है ये मुझे, इसका सपोज एरिया है, इस सरफेस का एरिया है, इस सरफेस का एरिया है, सपोज एरिया ऑफ द सरफेस। सर मैं म्हणजे टाइम म्हणजे मैं कुठं घुमे, टाइम के मैं कुठं टाइम घूम कैसे 15 हाँ चलो ठीक। एरिया ऑफ द सरफेस, जो देखो ये यहाँ पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें मैंने एक सरफेस रखी है, ठीक है। अच्छा, इस सरफेस का जो मैंने इसमें सरफेस रखी है, इसका सपोज एरिया है ए, इसका सपोज एरिया है ए, ठीक है,
इसका एरिया है सपोज ए। तो जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने इसको रखा, ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने इसको रखा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ठीक है, अच्छा, तो ये ई है, ये ई की डायरेक्शन है, ये एरोज ई की डायरेक्शन है और ये एरो ए की डायरेक्शन है। ठीक है, ये ए है और ये ई है। तो ई और ए के बीच जो एंगल है, ये ई है, ये ई का एरो है और ये है ए का एरो, इनके बीच जो एंगल है थीटा है। सपोज ये हमारी सिचुएशन है। तो हमारी सिचुएशन कुछ इस तरह से बनती है, हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास एक एरिया है इस तरह से, एक यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये है एरिया। तो इस एरिया, इस ऐसे थोड़ा टीडा रखता हूं मैं इसको, थोड़ा टीडा रखा गया है ये सरफेस। तो इस पे मैंने एक एरो डाला ऐसे, ये इसकी डायरेक्शन है, अब ये एरिया की डायरेक्शन है, ये एरिया वेक्टर है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इनके बीच एंगल है सपोज थीटा। अच्छा, अब सवाल है इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक ऐसी क्वांटिटी है जो हमें एक आइडिया देता है कि इस सरफेस से, कि इस प्लेन सरफेस से कितनी फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है। देखो ये सरफेस जो है, इसके अक्रॉस फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है, इसके अक्रॉस फील्ड लाइन, ये फील्ड लाइंस में, ये फील्ड लाइन, ये फील्ड लाइन, ये फील्ड लाइंस है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक ऐसी क्वांटिटी है जो हमें एक आइडिया देती है कि अगर हम एक सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो सरफेस के अक्रॉस कितनी फील्ड लाइंस क्रॉस हो जाएंगी। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ मेजर ऑफ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहां पे एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ मेजर ऑफ, is a measure of number of electric field lines, electric field lines crossing through an area, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक ऐसी क्वांटिटी है जो मुझे एक आइडिया देता है कि एक प्लेन को, एक सरफेस को अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूं तो उस सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगी। ठीक है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर एक सरफेस से, अगर मैं यहां पे एक सरफेस रखता हूं, अगर इस सरफेस से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है, दैट मींस इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा है। अगर इस सरफेस के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम क्रॉस कर रही है, तो इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम है। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको पेनिट्रेट करेंगी, उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ठीक है, अगर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम पेनिट्रेट करती है तो इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कम है। ठीक है, अब किसी एरिया को मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, उसमें से कितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी या उसके अक्रॉस कितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो होगा उसके थ्रू, वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। देखो ये कॉमन सेंस है, सीधी सी बात है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। देखो 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 देखो, बहुत ही सिंपल। देखो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अच्छा, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने एक ऐसी सरफेस रखी है, ऐसे मैंने एक सरफेस को रखा, थोड़ा टेढ़ा करके, थोड़ा टिल्ट करके। ये इसका एरिया वेक्टर है और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ई। अच्छा, अब इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, इस सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हम फाई से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये क्वांटिटी है जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं। इस सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, दैट मींस कितनी फील्ड लाइंस इसके थ्रू पेनिट्रेट कर रही है, वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देखो देखो अच्छी तरह से समझो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस, सरफेस डिपेंड्स ऑन
डिपेंड्स ऑन, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, इसमें कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पेनिट्रेट कर रही है, ठीक है। अच्छा, नंबर 1 फैक्टर जो है ये डिपेंड करेगा कि एरिया कितना है, एरिया ऑफ सरफेस। देखो सीधी सी बात है भाई, सीधी सी बात है, कोई भी समझ सकता है। जितना ज्यादा ये सरफेस बड़ा होगा उतनी ज्यादा फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगी इसके अक्रॉस। देखो इसके बदले अगर मैं कोई बड़ी सरफेस लेता, ये तो अगर मैं देखो अगर मैं छोटी सरफेस लूंगा, छोटी सरफेस, ये छोटी सरफेस जो है इसके अक्रॉस फ्लक्स कम होगा, इसके अक्रॉस 2 ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है। देखो सीधे से दिख रहा है, इसके अक्रॉस 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है। सो दैट मींस जितना ज्यादा एरिया पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है सरफेस का एरिया कितना है। जितना ज्यादा सरफेस का एरिया होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके अक्रॉस जाएंगी या पेनिट्रेट करेंगी, ठीक है। एरिया ऑफ द सरफेस ए। अब दूसरा फैक्टर जिस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करेगा वो ये है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो आपको पता होगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है तो हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस है वो नजदीक नजदीक बनानी है। देखो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में बना रहा हूं। अगर मैं लाइंस बहुत नजदीक नजदीक रखता हूं दैट मींस ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट मींस ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखो ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है और कंपेयर अगर हम करें ये एक वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वाला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है तो फील्ड लाइंस को नजदीक नजदीक रखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसी सरफेस को अगर मैं इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं, इसी सरफेस को अगर मैं इसी एंगल पे इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं तो इसके अक्रॉस देखो कितनी लाइंस जा रही है, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है। सो दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स बढ़ रहा है। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक तो डिपेंड करता है एरिया पे, सरफेस का एरिया कितना है। दूसरा फैक्टर जिसपे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई, जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इन फैक्टर्स पे डिपेंड। अब तीसरा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके लिए हमने एरिया वेक्टर पढ़ा, तीसरा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज डायरेक्शन ऑफ द एरिया, दैट इज डायरेक्शन ऑफ द एरिया। इस एरिया को हम किस डायरेक्शन में रखते हैं। देखो सपोज यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे एक सरफेस को उसको मैंने ऐसे रखा तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगी। अब इसी एरिया को मैं ऐसे लिटा के सुलाऊंगा, ऐसे ईशोगनावन बीत के, ठीक है, त्रातन से लाइरियत के, इसके अक्रॉस कोई फील्ड लाइन ही क्रॉस नहीं करेगी। ऐसे तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जाएंगी, ऐसे तो कोई नहीं जाएगी, ऐसे कुछ लाइंस जाएंगी, ठीक है। सो इस सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, कितनी फील्ड लाइंस क्रॉस करती है, वो डिपेंड करता है कि इस सरफेस को मैं किस ओरिएंटेशन पे रखता हूं, ठीक है, इस सरफेस को मैं किस ओरिएंटेशन पे रखता हूं इस बात पे भी डिपेंड करेगा। सो इट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ एरिया, डायरेक्शन ऑफ एरिया, डायरेक्शन ऑफ एरिया, दैट इज उसको हम दिखाते हैं कॉस थीटा से, कॉस थीटा। अब कॉस थीटा ही हम क्यों लेते हैं अभी समझ आएगा जब हम स्पेशल केसेस पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ व्हाट इज थीटा हियर, थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड E and this is A, so theta is this angle, here theta is this angle, here theta is this angle, ये है एंगल थीटा, ये है एंगल थीटा। सो थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। थीटा इज कहां पे लिखूं, थीटा इज एंगल बिटवीन एरिया A, एरिया वेक्टर A एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E, ठीक है। अब 2 मिनट में मैं ये बातें मैं फिर से बोलूंगा, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। 40 मिनट का क्लास है, सर मुझे इन्फॉर्म करेंगे जब 40 मिनट कंप्लीट होगी। तो देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर हम किसी सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, उस सरफेस से कितनी फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगी, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो करेगा उस सरफेस से, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स।
जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके अक्रॉस पेनिट्रेट करेंगी उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करती है ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, अच्छा अब किसी सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स, किसी सरफेस के थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं, ये डिपेंड करता है 3 फैक्टर्स पे। एक तो इसका एरिया, सरफेस का एरिया कितना है ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग है ई पे, और डिपेंड करता है एरिया को हम किस डायरेक्शन में रखते हैं, क्या ओरिएंटेशन है, दैट वी रिप्रेजेंट बाय cos थीटा। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स, एरिया ऑफ द सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है जिसमें हमने उसको रखा, और उस एरिया को हमने किस ओरिएंटेशन पे रखा, इन 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक, अब यहां पे हमने cos थीटा ही क्यों लिया, sin थीटा क्यों नहीं लिया, वो केसेस में समझ आएगा, स्पेशल केसेस में। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखो अब जो फ्लक्स है, फ्लक्स हमने देखा इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिप्रेजेंट करते हैं हम फाई से। सो जो ये फाई है हमने अभी तक देखा, फाई इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उतना फ्लक्स ज्यादा होगा, एरिया सरफेस का जितना ज्यादा होगा उतना फ्लक्स ज्यादा होगा, और डिपेंड करता है cos थीटा पे, और डिपेंड करता है cos थीटा पे। ठीक है, सो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया और cos थीटा। ठीक है, इन पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। तो इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए यहां पे कांस्टेंट डालना पड़ेगा। कांस्टेंट का वैल्यू हम लेते हैं 1, हियर वी टेक कांस्टेंट, कांस्टेंट हियर इज वी टेक कांस्टेंट वैल्यू, हाँ कांस्टेंट जो है यहाँ पे कांस्टेंट इज इक्वल टू 1। अब कांस्टेंट जब 1 आ गया तो जो फ्लक्स है फाई इट विल बी इक्वल ये कांस्टेंट, हाँ 1, हाँ इनटू ई ए cos थीटा। सो फ्लक्स फाई इज सिंपली इक्वल टू ई ए cos थीटा। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस फाई इज इक्वल टू ई ए cos थीटा। ठीक है, अच्छा अब देखो हमने वेक्टर्स में हमने देखा अगर हमारे पास 2 वेक्टर्स है ए एंड बी, हमारे पास 2 वेक्टर्स है, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट है ए डॉट बी वो होता है एक स्केलर क्वांटिटी, ए डॉट बी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, एंड दैट इज इक्वल टू, उसका जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू ए बी cos थीटा। देखो यहां पे भी आपको कुछ ऐसे यथार्थ में सर करो कोलैप्स, अच्छा सो ए डॉट बी इज इक्वल, हाँ यहां पे हमें कुछ ऐसे ही देखने को मिलता है। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये जो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसी तरह एरिया जो है ये, इसको भी हमने यहाँ पे इस सिचुएशन के लिए ट्रीट किया है एक वेक्टर क्वांटिटी cos थीटा। सो हम लिख सकते हैं जो फाई है, फाई इज सिंपली इक्वल टू ई डॉट बी, ई इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ई डॉट बी नहीं ई डॉट ए। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन बी रिटन एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद एरिया वेक्टर। 35 मिनट्स गए, ओके आई विल कंक्लूड इट within 5 or 10 minutes. So electric flux is equal to E dot A. So electric flux X, इससे पता चलता है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये 2 वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड एरिया वेक्टर A। 2 वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट जब हम लेते हैं तो वो क्वांटिटी एक स्केलर क्वांटिटी बन जाती है। तो फ्लक्स जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू E डॉट A। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू E डॉट A, एंड दैट इज इक्वल टू E A cos थीटा, E A cos थीटा। ठीक है,
और इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। अब इसके यूनिट की अगर हम बात करें, देखो यूनिट ऑफ फ्लक्स सिंपल सी बात है, यूनिट ऑफ फाई आराम से हम निकाल सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है फाई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या यूनिट है, इलेक्ट्रिक फील्ड, शाबाश, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट इज इक्वल टू, हाँ शाबाश, वोल्ट पर मीटर, हाँ हम ऐसे हम लिख सकते हैं वोल्ट पर मीटर, हाँ इनटू एरिया का क्या यूनिट है, एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर, कॉस थीटा तो एक रेशो है, इसको छोड़ो, इसका तो कोई यूनिट ही नहीं है। सो इसका जो यूनिट है, यूनिट आएगा इसका, हाँ यूनिट आएगा इसका वोल्ट मीटर इसका यूनिट आएगा। या अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट न्यूटन पर कूलम अगर हम लेते तो इसका न्यूटन पर कूलम इनटू एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर, सो इसका यूनिट आता न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, तो एक ही बात है, चाहे आप वोल्ट मीटर का हो या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का हो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये इसका ऐसा यूनिट है, वोल्ट मीटर या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। अब बस हम 5-6 मिनट में मैं आपको जो केसेस है इसके 3-4 केसेस इसमें बनते हैं, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा, विद दिस विल कंक्लूड। देखो अब केसेस बनते हैं इसमें, स्पेशल केसेस। देखो हमारे पास फॉर्मूला है फ्लक्स की, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, अब स्पेशल केसेस, केस नंबर 1, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, अब थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया, वेक्टर, ठीक। तो हम पहले इसको व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 हम डायग्राम में दिखाएंगे पहले। देखो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में बना रहा हूं, ठीक है, ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, अच्छी बात है। अब ये है एरिया, ये है सरफेस, तो इसका जो एरिया वेक्टर है वो मैं ऐसे बनाऊंगा, ये इसका एरिया वेक्टर है ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, एरिया भी इसी डायरेक्शन में, तो एंगल यहाँ पे 0 आ जाएगा। देखो मैं दिखाऊंगा आपको, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस, ये एरिया है, ऐसे मैंने एरिया रखा है, ऐसे बिल्कुल परपेंडिकुलर, तो इसका जो एरिया वेक्टर है वो ऐसे आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, तो थीटा 0 आ जाएगा ऑब्वियसली। अच्छा, तो फ्लक्स कितना बनेगा, फ्लक्स विल बी इक्वल टू, हाँ शाबाश, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है ई ए कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री 1 होता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे ई ए आएगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैक्सिमम, क्योंकि जब मैं ऐसे सरफेस करूंगा इसके अक्रॉस मैक्सिमम लाइंस जाएंगी, तो ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा केस जो है, अब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस है, यहां पे मैंने अब इस सरफेस को लिटा दिया, इसको मैंने ऐसे सुला दिया, ऐसे ये सरफेस है हमारी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, तो इसको मैंने ऐसे सुला दिया, ठीक है, लिटा दिया ऐसे। तो इसका जो एरिया है वो इस डायरेक्शन, एरिया वेक्टर ऐसे बनाना पड़ेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इनके बीच एंगल जो है दैट इज 90 डिग्री। अब कॉमन सेंस से भी आप बता सकते हो, कोई भी बता सकता है, चाहे उसको फिजिक्स आती नहीं हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस है, अब सरफेस को मैंने ऐसे रखा, इसके अक्रॉस कोई फील्ड लाइन क्रॉस ही नहीं करेगी, सो दैट मींस इसके अक्रॉस फ्लक्स 0 होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा। देखते हैं फॉर्मूला क्या कहती है, कॉस थीटा वाला जो हमारा जुगाड़ है, क्या ये सही है कि नहीं। देखो फॉर्मूला क्या कहती है, फॉर्मूला कहती है फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री पे तो ये 0 वैल्यू लेता है, सो इट विल बी इक्वल टू 0, 0 आ गया फ्लक्स, दैट इज वाई हम कॉस थीटा यहां पे लेते हैं, क्योंकि कॉस थीटा 90 पे 0 वैल्यू देगा और 0 पे मैक्सिमम वैल्यू देगा, ठीक है। अच्छा, अब केस नंबर 3 इज अगर थीटा बराबर है 180 डिग्री, सपोज यहां पे ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, बस मैं कंक्लूड कर रहा हूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, हाँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बनाया ऐसे, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा, अब इसी सरफेस को
इसी सर इसको तो मैंने ऐसे पहला जो केस था एंगल था 0, ऐसे मैंने इस पे एरिया वेक्टर डाला, ऐसे मैंने इस पे एरो डाला पहले केस में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ऐसी थी तो एंगल 0 था। अब मैं इसी सरफेस को अब मैंने एक बार इसको सिलेक्ट किया, असाइन किया, दिया इस एरो, असाइन किया इसकी डायरेक्शन को, ये एरो है। अब मैं इसको सपोज मैंने इसको ऐसे पलट दिया, एरो के साथ पलट जाएगा, ऐसे मैंने इसको पलट दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड वहां जा रहा है और एरो मेरी तरफ आ रहा है, सो दैट मींस एंगल अब 180 डिग्री बनेगा। तो ये है जो है सरफेस है आपकी, तो ये सरफेस है ए और एरो पीछे की ओर गया, एरो पीछे की ओर जा रहा है, तो यहाँ पे फ्लक्स होगा ई ए कॉस 180 डिग्री, 180 डिग्री इज -1, सो इट इज इक्वल टू माइनस ई ए इज नेगेटिव मैक्सिमम फ्लक्स, नेगेटिव मैक्सिमम, ये मैक्सिमम फ्लक्स है बट नेगेटिव मैक्सिमम, ठीक है, नेगेटिव मैक्सिमम, ये भी मैक्सिमम वैल्यू है मगर इसका जो साइन है नेगेटिव है, नेगेटिव फ्लक्स मैक्सिमम माइनस ये। सो अगर एंगल 0 डिग्री है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच, तो जो है फ्लक्स बनेगा ई ए। अगर एंगल 90 डिग्री रखेंगे फ्लक्स ही नहीं बनेगा, 0 फ्लक्स आएगा। अगर एंगल 180 डिग्री रखेंगे फ्लक्स अगेन ई ए आएगा बट नेगेटिव, ठीक है। अब 2 केसेस रहते हैं बस। केस नंबर 4 इज अगर एंगल इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, तो यहां पे दिखाऊंगा मैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, 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 ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसमें मैंने सरफेस को कुछ ऐसे रखा, ना 0 पे रखा, ना 90 पे रखा, ना 180 पे रखा, मैंने इसको एक जनरल एंगल पे रखा मगर एंगल 90 डिग्री से कम है। सो ये सरफेस है तो मैंने इसको ऐसे रखा, तो ये एरिया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एंगल है थीटा। अब ये थीटा 90 से कम है, ठीक है। तो फ्लक्स जो आएगा, फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, क्योंकि थीटा यहां पे 90 डिग्री से कम है, पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। सो अगर एंगल थीटा 90 डिग्री से कम होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव आएगा, ठीक। लास्ट केस नंबर 5, अगर एंगल मोर देन 90 डिग्री होगा, मोर देन 90 डिग्री, मैं डायग्राम से दिखाऊंगा आपको, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, 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 ठीक है। तो ये सरफेस है, ये सरफेस सपोज हमने कुछ इस तरह से रखी है, तो ये इसका एरिया वेक्टर आ रहा है, सपोज यहां इस डायरेक्शन में इसका एरिया वेक्टर आ रहा है, ऐसे सपोज इसी को ले लो, इसी फोन को ले लो, देखो पहले हमने ऐसे रखा था, ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है, एंगल 0 है, ये एरिया वेक्टर है, ठीक है। अब मैंने इसको थोड़ा टिल्ट किया, अब एंगल 90 डिग्री से कम है, अब एंगल 90 डिग्री है, अब इसी को मैंने ऐसे थोड़ा टिल्ट ऐसे किया, ठीक है। अब एंगल 90 डिग्री से ज्यादा आएगा, एंगल 90 डिग्री से ज्यादा आएगा, ठीक है। ये एंगल आ गया 90 डिग्री से ज्यादा, 90 डिग्री से ज्यादा आ गया ये एंगल, तो फ्लक्स कितना आएगा? सो फ्लक्स हियर विल बी इक्वल टू ई ए, हाँ फ्लक्स हियर विल बी इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, थीटा 90 डिग्री से ज्यादा है, नेगेटिव वैल्यू लेगा, सो फ्लक्स आएगा नेगेटिव, फ्लक्स आएगा नेगेटिव। तो हमने क्या याद रखा, अगर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल 0 है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू। अगर एंगल 90 डिग्री है, अगर 0 है एंगल, तो फ्लक्स मैक्सिमम ई ए पॉजिटिव। अगर एंगल 90 डिग्री है, फ्लक्स ही नहीं है, 0। अगर एंगल 180 डिग्री है, फ्लक्स अगेन ई ए आता है बट नेगेटिव। अगर एंगल 90 डिग्री से कम है, फ्लक्स पॉजिटिव आएगा। अगर एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है, ऑब्टूज एंगल है, फ्लक्स नेगेटिव आएगा। सो विद दिस वी कंप्लीटेड दिस टॉपिक। तो अब जब आप गॉसेस लॉ